नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। खबर रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने पदभार ग्रहण करने के 3 माह बाद मंगलवार को होटल सेलिब्रेशन में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर ने जिले के विकास एवं समसामयिक विषयों और अन्य योजनाओं के संबंध में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विभिन्न जिलों में अपनी तैनाती और कार्यों को गिनाया, वहीं पत्रकारों से भी विचार विमर्श किया। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासन प्रशासन की योजनाओं को बताते हुए क्या कहा और पत्रकारों ने क्या सुझाव दिए। 3 महीने के बाद की अगर हम लोग जिले की बात करें तो जो मोटा मोटा अभी तक हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण जो इस पूरे जिले में अभी तक 3-4 महीनों में समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये प्रीडोमिनेंटली जैसे भी मध्य प्रदेश के और जिले हैं अपना एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है और आप सभी लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन देखा होगा सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से, और ये प्रूवन फैक्ट है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ते ही एग्रीकल्चर अपना बेटर होता है। अपने यहाँ जो एक फसल लेते होंगे वहाँ 2 फसलें आने लगी और जो और थोड़े प्रगतिशील कृषक हैं वो 3 फसलें भी लेने लग गए हैं जहाँ पानी की हमारी वर्ष पर उपलब्धता है। तो इसीलिए अभी अपने यहाँ महत्वपूर्ण इरिगेशन की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन उसमें इम्पोर्टेंट है, अपना लगभग 25,000 हेक्टेयर का एरिया लेगा और वो प्रोजेक्ट 2025 में समाप्त होगा। लगभग 10,000 हेक्टेयर एरिया अपना ऐसा होगा जो अभी अक्टूबर तक सिंचित हो जाएगा। तो आने वाले समय में उस एरिया में पानी रहेगा। ऐसे ही अपने 2-3 एरिया जो छूटे हुए हैं, हालांकि मऊगंज नया जिला बन चुका है, लेकिन मऊगंज और हरमना का क्षेत्र जो अपना एक छूटा हुआ है और एक एरिया अपना जवा और त्योथर का पार्शली एरिया छूटा हुआ है। तो आने वाले समय में रीवा जिले में सभी की एक प्रायोरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, कि आने वाले समय में ये जो 2 मेजर एरियाज हम लोगों के छूटे हुए हैं, इस एरियाज में भी हमारा इरिगेशन का कवरेज हो जाए। तो एक दोनों जगह वैसे डीपीआर बनने का काम चल रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही डीपीआर बनेगा तो अगले 1 से 2 साल में रीवा उन जिलों में शुमार होगा जिसका लगभग 90 से 92% का एरिया सिंचित रहेगा। और जब हम लोग सिंचाई की बात करते हैं तो 90% अगर प्लस रहता है तो लगभग उसको 100% ही सिंचित जिला मान लिया जाता है। आप लोगों ने, आप सभी लोग, क्योंकि पत्रकार सभी लोग बाद में हैं, सभी रीवा जिले के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं जन्म हुआ होगा। आपने अपने कई सारे लोग होंगे जो गाँव से शहर में शिफ्ट हुए होंगे, फैमिलीज पहले गाँव में रही होंगी, तो आपने खुद ये चेंजेस देखे होंगे कि कृषि जब उन्नत होती है तो अपने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। अपने यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कृषि पर आश्रित अभी ज़्यादा है। अगर हम लोग एमएसएमई के उद्योगों की बात करें तो अपने यहाँ राइस मिल्स की प्रचुरता है और अभी भी जो डिमांड है एमएसएमई में वो राइस मिल्स की खूब है। वेयर हाउसेस खूब बने हैं रीवा में पिछले कुछ सालों में। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी वैरायटी रहे, इसीलिए हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को फोकस इस बार उन्होंने एरिया कुछ लिया हुआ है, जिसमें अपने यहाँ सब्जी की प्रोसेसिंग कुछ चीज़ों में टमाटर की, अदरक अपने यहाँ होती है, लहसुन होता है, प्याज होता है और कुछ मसाले हैं। तो इन मसालों के एरियाज़ को हम लोग बढ़ाएं और इनकी प्रोसेसिंग में जैसे राइस में लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन किया हुआ है, ऐसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन राइस के अलावा हट करके बाकी चीज़ों में भी जाए। और आप देखेंगे कि अभी जब हम लोग मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के बारे में बात करेंगे, जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि कितने लोग कितने ज़्यादा इंटर्न्स को लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो राइस मिल्स का है। कारण ये है क्योंकि वो हमारे लोकल सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल रीवा के हैं, रीवा में रहते हैं, रीवा के लोग उनके यहाँ काम करते हैं, तो उनको भी सुविधा होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आने वाले समय में जो हमारा बोर्ड का एरिया है, ऐसे ही हम लोगों ने हनुमाना जो अपना मिर्जापुर रोड है उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, एमएसएमई की भी, इंडस्ट्री की भी। तो हनुमाना में लगभग हम लोगों ने 150 एकड़ भूमि पिछले महीने ही चिन्हित की है और उसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि जो मिर्जापुर जाने वाली रोड है वहाँ चूँकि डिमांड यूपी की तरफ के भी लोगों की है, अपनी तरफ के भी लोगों की है, तो उसको कैटर किया जा सके। ऐसे ही इलाहाबाद जाने वाली जो रोड है वो अपना मेन हाईवे है। प्रयागराज की तरफ भी अपने लोगों ने 180 एकड़ जमीन नई आइडेंटिफाई की है, जो कि अपने लोग एमएसएमई को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का फोकस भी है कि इस एरिया में भले ही
जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग कैसे बढ़ाएं, तो इन दोनों चीज़ों पर लगातार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी फोकस बना हुआ है। इसके बाद में जो शासन की इस समय की प्रायोरिटी की योजनाएं हैं, आप सभी लोग परिचित भी हैं। आप में से अधिकतर लोग जनसंपर्क के साथ एम्पायरड भी हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। तो लाडली बहना योजना इस समय मुख्य प्रायोरिटी में चल रही है। जो उसका प्राथमिकता क्षेत्र है वो अपने यहाँ पूरे जिले भर में अगर हम लोग बात करें 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं इसमें पात्र लाडली बहना की पात्र हैं। और अभी 21 से 23 वर्ष की जो नए लोगों का चिन्हांकन शुरू हुआ है उसमें भी अब तक अपने यहाँ 6 से 7 हज़ार नए आवेदन हो गए हैं, जो आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेंगे। इसमें पैसा तो एक पॉइंट है, 1,000 रुपये देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट उसका लाडली बहना सेना का है। जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि वो आने वाले समय में अपने लोकल स्तर पे, क्योंकि ये गांव पर बनाई गई है लाडली बहना सेना और सभी वार्डों में बनाई गई है, तो उनका ओरिएंटेशन आगे भविष्य में इस प्रकार का रहे कि वो महिला सशक्तिकरण पे काम कर सकें। और महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़ा एक वो स्ट्रेच खुल जाता है। तो रीवा जिले में हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि लाडली बहना सेना 2 चीज़ों पे काम कर रही है। अगर किसी भी गांव में पढ़ने वाली बच्ची को पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत हो, कई बार ये होता है कि 10वीं 12वीं के स्कूल आसपास है तो घर वाले जाने देते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो ये सोच करके कि ब्लॉक स्तर जाना होगा या कहीं और जाना होगा तो ना बोलते हैं। तो इसमें ग्रुप करना, बच्चे ग्रुप कर लें आपस में, तो इस तरीके की चीज़ों को लाडली बहना सेना बात करे, आपस में चर्चा करें, लोगों को कन्विंस करें। और अपने सभी के वाद विवाद, विषय, मत मतांतर सब जगह हो सकते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 विषय ऐसे हैं जो लाडली बहना सेना के लिए हम लोगों ने रीवा में टेकअप किए हैं, जो आगे चलकर उनके लगातार ओरिएंटेशन होंगे। और जो इसमें महिलाओं का कवरेज है, महिलाओं की जो उपस्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी प्रकार से जो दूसरा इम्पोर्टेंट अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ का एक नया योजना शुरू हुआ है जो लगभग अपनी परिणति पर है। और इसमें रीवा जिले से हर एक बेसिकली ये 2 लोगों को लेकर के इस योजना को प्लान किया गया था कि अपने यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, इसमें हम लोगों ने किया था कि ऐसी एजेंसीज को आइडेंटिफाई किया, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को आइडेंटिफाई किया जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थे और 10 करोड़ से ज़्यादा थे। और उसमें फिर वो कितनी वैकेंसीज अपने यहाँ दे सकते हैं जिसमें अपने यहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लाया जा सके। और इंटर्नशिप भी ऐसी जिसमें कि जो प्रतिष्ठान है उनको खाली 25% पैसा देना है। मान लीजिए 8,000 रुपये मैक्सिमम अगर हम दे सकते हैं तो उसमें से 25% 2,000 रुपये संबंधित प्रतिष्ठान देगा और बाकी पैसा 75% गवर्नमेंट पे करेगी। अब फायदा इसमें दोनों लोगों के लिए विन-विन सिचुएशन है कि प्रतिष्ठानों को भी कम कीमत पे इंटर्न मिल रहे हैं और इंटर्न सिर्फ सीखते नहीं हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपके काम में करते ही हैं। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको इंटर्नशिप तो मिल ही रही है। जो अच्छे, आप देखिएगा कि 10 लोगों को जब हम काम पे रखते हैं, भले सिखाने के लिए रखते हैं, अगर उन 10 में से 3 लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा सीखा, अच्छा रिस्पॉन्ड किया, अच्छे इनपुट्स दिए, तो लोग उनको कंटिन्यू भी कराते हैं। तो ऐसे लोगों का परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, परमानेंट इन एक्टिविटीज़ में बच्चों की जो संबद्धता होगी वो होगी। रीवा में लगभग 1098 के आसपास नई वैकेंसीज जनरेट हुई हैं और जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनकी भी संख्या काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से छूटे हुए हैं, इसका रीज़न भी ये रहा कि रूटीन इम्यूनाइजेशन अपना सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कोविड के समय में। कोविड में चूंकि सारा अमला कोविड में लगा हुआ था, फिर एक बार कोविड का वैक्सीनेशन बहुत बड़ा ड्राइव था, इतने बड़े पॉपुलेशन एरिया को सर्व करना कोविड वैक्सीन से, तो उसमें टीम पूरी लगी थी। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो बहुत प्रभावित हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक नया प्लान किया है कि छूटे हुए ऐसे हमारे इम्यूनाइजेशन से छूटे हुए लोग हैं, उनके लिए ये प्लान किया है कि हम लोग अभियान चला करके इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के तहत ऐसे छूटे हुए सभी लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे, चाहे वो बच्चे हों 0 से 5 साल के या फिर हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हों, वो भी इसमें शामिल रहेंगी। आने वाली 10 तारीख को चूँकि रीवा में इस बार लाडली बहना सम्मेलन का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। और राज्य स्तरीय सम्मेलन बेसिकली हर माह की 10 तारीख को होता है। और इस राज्य स्तरीय सम्मेलन का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है कि उस दिन सभी पूरे प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में जो पैसे ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन इस जगह से किए जाते हैं। तो इस बार का, पिछली बार का इंदौर में हुआ था, इस बार का रीवा में हो रहा है।
कार्यक्रम का जो मुख्य स्थल है अपना वो एसएफ ग्राउंड में रहेगा और इसमें लाडली बहना की जो प्रतिभागी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। जो साथ ही साथ इसमें एक जनदर्शन का कार्यक्रम भी है। जनदर्शन का कार्यक्रम अपने यहाँ विवेकानंद प्रतिमा से शुरू होगा और दीनदयाल जी की प्रतिमा जो अपना मेडिकल चौराहे पर है वहाँ तक जाएगा। तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसमें जनदर्शन होगा और इस जनदर्शन में अलग अलग प्रकार के सभी वर्गों के लोग, सभी समाजों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। विभिन्न व्यापारी एसोसिएशंस हैं और इसके बाद में अपना ये मुख्य कार्यक्रम जो लाडली बहना सम्मेलन का तीसरा किश्त का ट्रांजेक्शन है उसका होगा। तो ये अभी कुछ तैयारियां जो चल रही हैं प्रशासन में वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप इसे